अमर बेल बाब 28। तो अलीसा बीबी वापस आ चुकी हैं। उमर ने रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते ही अलीसा को देखकर खुशगवार अंदाज में कहा था। अलीसा दोपहर को वापस पहुंच गई थी और उस वक्त घर में उमर नहीं था। वो रात को ही वापस आया था और वापस आने के बाद उन दोनों की मुलाकात डाइनिंग रूम में ही हुई थी। तो क्या कुछ सीखा और देखा आपने? वो अब कुर्सी खींचते हुए बैठ रहा था। बहुत कुछ, अलीसा ने मुस्कुरा कर कहा। इस बहुत कुछ के बारे में हमें बताना पसंद करेंगी? उस वक्त से कि मेरे कान खा रही है, अब तुम्हारे खाएगी। नानो ने मुस्कुराते हुए उमर को जैसे खबरदार किया था। तो अब क्या ख्याल है एनजीओस के बारे में? उमर ने ग्लास में पानी डालते हुए पूछा। आपने एनजीओस के बारे में जो कुछ कहा था, मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। उमर ने पानी का घूंट लेते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपने वाकई अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे किस बात से अग्री नहीं करती तुम? उसने पूछा। आपकी सब बातों से, उसने अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए कहा। सब बातों से? तुम्हारा मतलब है मैंने तुमसे झूठ बोला है? अलीसा एकदम गड़बड़ा गई। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या फरमा रही हैं? अलीसा कुछ देर खामोशी से जैसे अपने लफ्जों को तरतीब देती रही। फिर उसने कहा, आपने एनजीओस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ठीक नहीं थी। एनजीओस ने उस इलाके में बहुत काम किया है। तुमने उनके स्कूल्स वगैरह देखे होंगे इसलिए। अलीसा ने उमर की बात काट दी। नहीं, बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है। मैंने सिर्फ स्कूल्स ही नहीं देखे, वहाँ और भी कुछ देखा है। मैंने लोगों से बातचीत की है। एक शख्स झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, मगर हर शख्स तो नहीं। वहाँ हर शख्स यही कह रहा है कि उन एनजीओस की वजह से उस इलाके में बहुत तरक्की हुई है। उस चीज पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए जो आंखों देखा हो ना कानों सुना हो। उमर ने इत्मीनान से उसकी बात रद्द की। और उनके बारे में क्या कहते हैं जो आंखों देखा और कानों सुना हो? अलीसा ने कुछ उखड़े लहजे में कहा। फिर उस पर गौर करना चाहिए कि जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है, क्या वो वाकई ठीक है? उमर संजीदा हो गया था। मैंने यही किया है। उमर ने सर उठाकर उसे देखा। चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। और तुम्हारे इस गौर-ओ-खोज ने तुम्हें ये बताया है कि एनजीओस वो आसमानी मुआवजा हैं जो इस मुल्क में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अलीसा को उसके लहजे में छुपा तमस्खुर बुरा लगा था। मैंने ये नहीं कहा कि एनजीओस कोई आसमानी मुआवजा हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस इलाके के लोग एनजीओस पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये लोग उनके इलाके में तब्दीलियां ला रहे हैं और उनके काम कर रहे हैं। किन लोगों की बात कर रही हो तुम? उसका लहजा एकदम सर्द हो गया था। उन लोगों की जिनके पास तालीम और शऊर नाम की कोई चीज नहीं है। सहूलियात और जहनियत के एतबार से इस मुल्क की सबसे पसमानदा क्लास जो देहात में बसती है, जिसकी सोच गुलामाना थी, है और रहेगी, जिन पर पहले नवाब और महाराजा हुकूमत करते थे, फिर जागीरदार और रईस और अब एनजीओस। और तुम्हारा ख्याल है कि सब कुछ बदल गया है? कल तक गालियां और धक्कों को मेहरबानी समझकर मुस्कुराने वाले लोग इतने बाशऊर हो गए कि उनमें अच्छे और बुरे की पहचान आ गई है। उन लोगों में शऊर आ रहा है। वहाँ तालीम का रेशो भी ज्यादा हो रहा है। अलीसा ने धीमे लहजे में कहा। तालीम और शऊर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता अलीसा बीबी। अगर ऐसा होता तो आज तक किसी तालीम याफ्ता शख्स ने कोई जुर्म ना किया होता। उसका लहजा अब भी खुरदुरा था। मगर वहाँ के लोग वाकई बदल रहे हैं। अगर एनजीओस ये दावा करती हैं कि उन्होंने वहाँ इस्लाहात की हैं, तो वो गलत नहीं कहती। वहाँ लोग वाकई एक बदले हुए माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ के लोग एनजीओस के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। अलीसा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उमर इस्तज़ाहिया अंदाज में हंसा। वहाँ के लोग तो गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के बारे में भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। फिर क्या तुम ये सोचना शुरू कर दोगी कि ये भी ठीक होता है? अलीसा कुछ देर बात नहीं कर सकी। बेहतर होता तुम एनजीओस से कहकर वहाँ के थानों का रिकॉर्ड भी चेक कर लेती। गुजरावाला, सियालकोट, डस्का और इर्द गिर्द का इलाका खानदानी दुश्मनियों के लिए भी खासा मशहूर है और ये नस्ल दर नस्ल चली आती हैं, तब तक जब तक मुखालिफ का पूरा खानदान ना खत्म हो जाए। और ये लोग एक दो कत्ल नहीं करते, ये 6-6, 7-7 लोगों को इकट्ठा मरवा देते हैं। और कोई महीना ऐसा नहीं होता जब उस इलाके में ऐसा कोई वाकया ना हो। अब बकौल आपकी अगर एनजीओस ने वाकई उन लोगों की सोच में तब्दीली कर दी है, तो सबसे पहले तो उन लोगों के रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। वो अब सलाद खा रहा था।
अलीज़ा उसकी बातों पर खिफत महसूस कर रही थी। जो लोग एक गाय भैंस चुराए जाने पर मुखालिफ के घर की औरत उठा लेते हैं, रात को खेतों की रखवाली करने वाले कुत्ते के मारे जाने पर मुखालिफ की तैयार फसलों को आग लगा देते हैं, खेत का पानी रोके जाने पर किसी को भी कत्ल करना जायज समझते हैं, ऐसे लोगों की एनजीओज के बारे में अच्छी राय किस हद तक काबिल एतबार हो सकती है या उसे कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये काफी काबिल गौर है। हर तब्दीली लाने में वक्त लगता है, एनजीओज को भी वक्त लगेगा, मगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अलीज़ा की राय अभी भी तब्दील नहीं हुई थी और ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम एनजीओज ये काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो ये काम करने नहीं आई हैं। उमर का लहजा बहुत मुस्तहकम था। हो सकता है एनजीओज में कुछ लोग खराब हों, या कह लेते हैं कि चंद एनजीओज खराब हों, मगर सब एनजीओज तो इस तरह की नहीं हैं। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एनजीओज भी नहीं हो सकती। मुझे हैरत होती है कि हम उन्हें परफेक्ट देखना क्यों चाहते हैं। वो इस बार कुछ जिद होकर बोली, इसलिए कि वो तब्दीली लाने के दावे करती हैं। उमर का इत्मीनान बरकरार था। आप एनजीओज के इतने खिलाफ क्यों हैं? इस बार अलीज़ा ने कुछ नाराजी से उससे पूछा। तुमसे किसने कहा कि मैं एनजीओज के खिलाफ हूँ? उमर ने उतनी ही बेसाख्तगी और सुकून से कहा। अलीज़ा हैरान हुई। क्या मतलब? ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं ये क्या है? हकाइक? वो अब भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। अच्छा, फर्ज करें अगर यही हकाइक है तो ये सब कुछ जानने के बाद आप एनजीओज के खिलाफ नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीज़ा मुंह खोले बेयकीनी से उसे देखती रही। मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स को समझना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि आप एनजीओज को पसंद करते हैं। वो उलझ गई। मैंने ये भी नहीं कहा। ना आप एनजीओज को पसंद करते हैं, ना आप उन्हें नापसंद करते हैं, मगर आप उनके बारे में अच्छी राय भी नहीं रखते। ये क्या तजाद है? उमर ने उसके लहजे में झलकने वाली खफगी को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्लेट में एक कबाब निकाल लिया। है तो? उसने कमाल बेनियाजी से कबाब खाते हुए कहा। अलीज़ा एक बार फिर उसे देखने लगी। आप पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं। फर्ज करें कि आपके इलाके में कोई एनजीओ काम कर रही होगी, तो आप क्या करेंगे? कुछ भी नहीं। और अगर उस एनजीओ ने उस इलाके में पुलिस की तरफ से होने वाली ज्यादतियों के खिलाफ काम करना शुरू कर दिया, तो फिर आप क्या करेंगे? मैं उस इलाके से उसे उठाकर बाहर फेंक दूंगा, उसने बेतासुर चेहरे और आवाज के साथ कहा और पानी का ग्लास उठा लिया। अलीज़ा बेयकीनी से उसका चेहरा देखती रही, उसके बावजूद कि वो एक सही काम कर रहे होंगे। अलीज़ा, इस कैक्टस को देखो। उमर ने पानी का ग्लास रखते ही डाइनिंग टेबल से कुछ फासले पर एक कोने में पड़े हुए कैक्टस की तरफ इशारा किया। फर्ज करो मैं बाजार में एक पौधा खरीदने जाता हूँ और वहां सिर्फ यही एक पौधा है और कोई पौधा नहीं है। मैं ना उसके नाम को जानता हूँ, ना मुझे ये पता है कि ये फूलदार है या नहीं, या कितना अरसा चल सकता है, मगर मुझे एक पौधे की जरूरत है, तो मैं उसे खरीद लाऊंगा, फिर उसे यहाँ डाइनिंग रूम में रख दूंगा, ये जानने के बावजूद कि उस पर कांटे हैं। ये यहाँ पर उस वक्त तक पड़ा रहेगा जब तक उसके कांटे मेरे लिए किसी तकलीफ का बायस नहीं बनते। जिस दिन उसके कांटों से किसी को जख्म लगा या किसी के कपड़े फटे, उस दिन इस कैक्टस को इस जगह से हटा दिया जाएगा। मैं हूं या तुम, हर एक यही करेगा। कोई भी दोबारा जख्म लगने या कपड़े फटने का इंतजार नहीं करेगा। वो उसकी आंखों में आंखें डाले कह रहा था, मगर मैं कभी कैक्टस नहीं हटाऊंगी, मैं उसके कांटे खत्म कर दूंगी। वो बेइख्तियार उसकी बात पर मुस्कुराया। बट आई ऑलवेज प्ले सेफ। मैं कांटों के दोबारा उगने का रिस्क नहीं ले सकता, सिर्फ इसलिए कि आपके अपने हाथ जख्मी होंगे, कपड़े फटेंगे, है ना? आप जो एनजीओज के बारे में इस तरह की बातें कर रहे हैं, वो सिर्फ इसीलिए है क्योंकि शायद उस क्लास को इन एनजीओज से खतरा है जिससे आप ताल्लुक रखते हैं। उमर उसकी बात पर चौंका। तुम्हारा इशारा किस क्लास की तरफ है? ब्यूरोक्रेसी की तरफ या एलीट क्लास की तरफ? दोनों की तरफ। उसकी आवाज मध्यम थी। उमर मुस्कुराया। तुम भी उस क्लास का हिस्सा हो। ब्यूरोक्रेट ना सही, एलीट तो हो। हाँ, हिस्सा हूँ, मगर अच्छी चीज को अच्छा कहूंगी, बुरा नहीं कहूंगी, चाहे वो मेरे लिए नुकसानदेह ही क्यों ना हो। तुम्हारा ख्याल है कि एनजीओज ब्यूरोक्रेसी या एलीट क्लास को कोई नुकसान पहुंचा रही हैं या आइंदा कभी पहुंचा सकती हैं? हाँ, ऐसा ही है। ये उस तबके के मफादात के लिए काम कर रही हैं जिन्हें हमारी वजह से बहुत प्रॉब्लम्स का सामना है। आप अगर ऐसा सोच रही हैं तो एक बार फिर गलत सोच रही हैं। कोई एनजीओज ब्यूरोक्रेसी को नुकसान पहुंचा सकी हैं
نہ ایلیٹ کلاس کو، کیونکہ ہر NGO ایلیٹ کلاس ہی بناتی ہے، بڑے بڑے بیوروکریٹس کی بیگمات، سیاست دانوں کی بیویاں، صنعت کاروں کی بیویاں۔ کیا تم نے کبھی کوئی ایسی NGO دیکھی ہے جسے لوئر مڈل کلاس کا کوئی مرد یا عورت چلا رہا ہو؟ یا کسی اسکول کا ٹیچر، کسی کسان کی بیوی، کوئی مزدور، اس کی بیوی؟ نہیں، تم ایسا کبھی نہیں دیکھو گی۔ اور تمہارا خیال ہے کہ بیوروکریٹس کی بیویاں بیوروکریسی کے خلاف کام کریں گی؟ صنعت کاروں کی بیویاں انڈسٹریلسٹ کلاس کے مفادات کے خلاف کام کریں گی، اور سیاست دانوں کی بیویاں اپنے شوہروں کی دھاندلیوں کے خلاف لوئر مڈل کلاس کو اکسا کر انقلاب لے آئیں گی۔ بہت بچکانہ سوچ ہے تمہاری، تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی۔ وہ جیسے اپنی باتوں سے خود ہی محظوظ ہو رہا تھا۔ میں تو خوفزدہ نہیں ہوں کسی NGO سے، بلکہ اگر میں نے کبھی شادی کی تو میں بھی اپنی بیوی سے کہوں گا کہ وہ ایک NGO بنائے۔ ہم بھی کچھ گرانٹس وغیرہ لے کر کہیں پلازے وغیرہ بنائیں گے، فری میں باہر سیمینارز میں جا کر پیپرز پڑھے جائیں گے، شہرت ملے گی، دولت بڑھے گی، اثر و رسوخ بڑھے گا، سیر و تفریح کے موقع ملتے رہیں گے، پھر کل کو بچوں کی بیرون ملک تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بھی عیش کریں گے۔ عمر کی سنجیدگی یک دم ختم ہو گئی تھی۔ اب وہ جیسے علیزہ کو چڑھا رہا تھا۔ اور تم علیزہ، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اگر تمہاری شادی بھی کسی بیوروکریٹ سے ہوئی، پھر تم بھی ایسی کسی فراڈ NGO کی روح رواں ہوگی، ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کر رہی ہوگی، سڑک پر جا کر جلوس بھی نکالا کرو گی، مختلف کازز کے لیے واکس ارینج کروایا کرو گی، بیرون ملک کے چکر پر چکر لگیں گے، اور پھر اگر کہیں 10 سال بعد یہیں اسی ٹیبل پر میری تم سے اور تمہارے شوہر سے ملاقات ہوگی تو تم اسٹائلش سی ساڑی پہنے، ڈائمنڈ سے لدی ہوئی، میری طرح منرل واٹر کی بوتل سے پانی پیتے ہوئے مجھے بتا رہی ہوگی کہ تمہاری NGO صاف پانی کی سپلائی کے لیے کس قدر محنت کر رہی ہے، اور تمہارا شوہر تمہاری باتوں سے مسکرا کر مجھے بتا رہا ہوگا کہ اسے تم جیسی ٹیلنٹڈ بیوی ملی ہے۔ کیوں رانی؟ نانا عمر کی بات پر مسکرائی تھیں۔ علیزہ کا چہرہ یکدم سرخ ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس نے بلند آواز میں کہا، اور پھر ایک چھپاکے کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی۔ عمر اور نانو کے چہرے کی مسکراہٹ یکدم غائب ہو گئی۔ علیزہ ناراض ہو گئی ہے، میں دیکھتا ہوں، عمر نے کچھ معذرت خانہ انداز میں نانو سے کہا اور ڈائننگ ٹیبل سے اٹھ گیا۔ اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دیتے ہوئے وہ کچھ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اتنی چھوٹی سی بات پر اس طرح رونا شروع کر دے گی۔ دروازے پر ایک بار دستک دینے کے بعد دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے چہرہ چھپائے صوفے پر بیٹھی ہوئی تھی۔ دروازہ کھلنے پر اس نے ہاتھ ہٹا کر دیکھا تھا اور عمر کو دیکھتے ہی وہ آگ بگولا ہو گئی۔ اب آپ یہاں کیوں آئے ہیں؟ گالوں پر بہتے آنسوؤں اور سرخ چہرے کے ساتھ اس نے عمر سے پوچھا۔ کم آن علیزہ، میں مذاق کر رہا تھا، عمر نے دروازہ بند کرتے ہوئے جیسے اسے بہلاتے ہوئے کہا۔ آپ کے لیے ہر چیز مذاق کیوں ہے؟ عمر نے اسے پہلی بار اس موڈ میں دیکھا تھا۔ اور میری ہر بات ہی مذاق کیوں ہے؟ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ یار اتنا غصہ؟ عمر نے مسکراتے ہوئے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ آپ کو میرا مذاق اڑانے کا کیا حق پہنچتا ہے؟ وہ اس کی کوشش سے متاثر نہیں ہوئی۔ آپ کو اپنے علاوہ دوسروں کی ہر بات مذاق لگتی ہے۔ کیا آپ یہ پسند کریں گے کہ میں بھی مذاق میں آپ کے بارے میں ایسی باتیں کروں جیسے آپ کرتے ہیں؟ وہ تیز آواز میں روتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ میں ایکسکیوز کرتا ہوں، میں نے جو بھی کہا غلط کہا، میں ایکسکیوز کرنے ہی یہاں آیا ہوں۔ عمر نے یکدم دونوں ہاتھ اٹھا کر اس سے کہا۔ وہ اب بھی بولتی رہی۔ آپ مجھ سے کہتے ہیں کہ میں اپنی سینس آف ججمنٹ استعمال کر کے اپنی رائے بناؤں، اور جب میں ایسا کرتی ہوں تو آپ مجھ پر ہنستے ہیں، میرا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کے نزدیک دنیا میں آپ کے علاوہ کوئی دوسرا صحیح رائے رکھنے کے قابل ہی نہیں ہے۔ علیزہ، میں نے ایسا نہیں کہا، میں تمہیں ہرٹ کرنا نہیں چاہتا تھا، میں نے بغیر سوچے سمجھے ہی ایک بات کہی۔ عمر بالکل مدافعانہ رویہ اختیار کیے ہوئے تھا، مگر علیزہ اس کی بات سنے بغیر بول رہی تھی۔ میں نے NGOs کے بارے میں جو کچھ کہا ٹھیک کہا، میں نے جو دیکھا جو محسوس کیا وہی بتایا، میں نے آپ کی رائے کا مذاق نہیں اڑایا، میں نے آپ کی ہر بات سنی، مگر آپ میری باتوں کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ آپ مجھے کیا سمجھتے ہیں؟ ایڈیٹ؟ عمر کے چہرے سے اب مسکراہٹ بالکل غائب ہو چکی تھی۔ آپ کو لگتا ہے دنیا میں آپ کے علاوہ اور کوئی جینیس نہیں ہے؟ میں نے ایسا نہیں کہا۔ آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے علاوہ کسی کے پاس سینس آف ججمنٹ ہے ہی نہیں؟ تم اس وقت غصے میں ہو، تمہیں پتہ نہیں تم کیا کہہ رہی ہو، میں تم سے بعد میں بات کروں گا۔ عمر یکدم پلٹ گیا، مگر علیزہ بجلی کی رفتار سے اس کے راستے میں آ گئی۔ نہیں،
आप मेरी बात सुने, उसके बाद जाएं। मेरी एक छोटी सी बात पर इतना मुश्तैल होने की जरूरत नहीं थी, उमर ने संजीदगी से कहा। मुझे आपकी किसी बात पर मुश्तैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हर बात कहने का हक है, लेकिन मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। तुम बहुत कुछ कह रही हो अलीसा, और मैं सुन भी रहा हूँ। उसके बावजूद कि तुम्हारा रवैया बहुत इंसल्टिंग है। मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ आप मुझसे कह चुके हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो अब भी उसी तरह बरहम थी। मैं अपनी बात के लिए एक्सक्यूज कर चुका हूँ। आप हमेशा यही करते हैं, इंसल्ट करते हैं, फिर इंसल्ट करते हैं, और ऐसा बार बार करते रहते हैं। अलीसा, तुम गलत कह रही हो। उमर हत्तुल इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रख रहा था। मैं गलत नहीं कह रही। आपने उस दिन भी मेरी इंसल्ट की थी जब अंकल जहांगीर के साथ आपका झगड़ा हुआ। उमर के चेहरे के तासुरात यकदम तब्दील हो गए। वो तुम्हारी गलती थी। तुम मेरे कमरे में इस तरह क्यों आई थी? उसने सर्द आवाज में अलीसा से कहा। नहीं, आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि मैं आपके कमरे में इस तरह क्यों आई थी। आपको गुस्सा इस बात पर आया था कि मैं ये बात जान गई हूँ कि आप ड्रिंक करते हैं। तुम्हें ये पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? और तुम हो कौन जिसको ये पता चलने से मुझे कोई फिक्र होगी? उसकी आवाज में अब तलखी थी। मैंने नानो को नहीं बताया कि आप ड्रिंक करते हैं। अगर मैं नानो को बता देती तो उमर उसकी बात पर एकदम भड़क उठा। तो फिर क्या होता? वो मुझे शूट कर देती या इस घर से निकाल देती? तुम जिसको चाहो बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं। इस घर का कौन सा मर्द शराब नहीं पीता? वो खुद ग्रैंडपा को ड्रिंक करते देखती रहती हैं। वो किस मुंह से मुझसे इस बारे में बात कर सकती हैं? अलीसा जैसे रोना भूल गई। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। माइंड योर लैंग्वेज अलीसा, तुम काफी बकवास कर चुकी हो और मैं सुन चुका हूँ। अब अपना मुंह बंद कर लो तो बेहतर है। मुझे आपसे नफरत है। आप दुनिया के सबसे गंदे और बदतमीज आदमी हैं। वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। जवाबन उमर ने उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। अलीसा गाल पर हाथ रखे बिल्कुल साकित रह गई थी। दुनिया में आखिरी चीज जो वो किसी से तवक्को कर सकती थी वो उमर का खुद पर हाथ उठाना था। वो पलकें झपके बगैर बेयकीनी के आलम में उसका चेहरा देखती रही। मुझे अपने बारे में किसी शख्स के तबसरे की जरूरत नहीं है, उसने उंगली उठाकर कहा, और फिर वो तेज कदमों के साथ रुके बगैर कमरे से निकल गया। अमर बेल, बाब 28। तो अलीसा बीबी वापस आ चुकी हैं। उमर ने रात के खाने के लिए डाइनिंग रूम में आते ही अलीसा को देखकर खुशगवार अंदाज में कहा था। अलीसा दोपहर को वापस पहुंच गई थी और उस वक्त घर में उमर नहीं था। वो रात को ही वापस आया था और वापस आने के बाद उन दोनों की मुलाकात डाइनिंग रूम में ही हुई थी। तो क्या कुछ सीखा और देखा आपने? वो अब कुर्सी खींचते हुए बैठ रहा था। बहुत कुछ, अलीसा ने मुस्कुरा कर कहा। इस बहुत कुछ के बारे में हमें बताना पसंद करेंगी? उस वक्त से कि मेरे कान खा रही है, अब तुम्हारे खाएगी। नानो ने मुस्कुराते हुए उमर को जैसे खबरदार किया था। तो अब क्या ख्याल है एनजीओस के बारे में? उमर ने ग्लास में पानी डालते हुए पूछा। आपने एनजीओस के बारे में जो कुछ कहा था मैं उससे इत्तेफाक नहीं करती। उमर ने पानी का घूंट लेते हुए गहरी नजरों से उसे देखा। उसके होठों पर एक मुस्कुराहट दौड़ गई। वेरी गुड, इसका मतलब है कि आपने वाकई अपनी सेंस ऑफ जजमेंट को इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। वैसे किस बात से अग्री नहीं करती तुम? उसने पूछा। आपकी सब बातों से, उसने अपनी प्लेट में चावल निकालते हुए कहा। सब बातों से? तुम्हारा मतलब है मैंने तुमसे झूठ बोला है? अलीसा यकदम गड़बड़ा गई। नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा। तो फिर आप क्या फरमा रही हैं? अलीसा कुछ देर खामोशी से जैसे अपने लफ्जों को तरतीब देती रही। फिर उसने कहा, आपने एनजीओस के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दी थी, वो ठीक नहीं थी। एनजीओस ने उस इलाके में बहुत काम किया है। तुमने उनके स्कूल्स वगैरह देखे होंगे इसलिए। अलीसा ने उमर की बात काट दी। नहीं, बात सिर्फ स्कूल्स की नहीं है। मैंने सिर्फ स्कूल्स ही नहीं देखे, वहाँ और भी कुछ देखा है। मैंने लोगों से बातचीत की है। एक शख्स झूठ बोल सकता है, दो बोल सकते हैं, मगर हर शख्स तो नहीं। वहाँ हर शख्स यही कह रहा है कि उन एनजीओस की वजह से उस इलाके में बहुत तरक्की हुई है। उस चीज़ पर भी पूरा यकीन नहीं करना चाहिए जो आंखों देखा हो ना कानों सुना हो। उमर ने इत्मीनान से उसकी बात रद्द की। और उनके बारे में क्या कहते हैं जो आंखों देखा और कानों सुना हो? अलीसा ने कुछ उखड़े लहजे में कहा। फिर उस पर गौर करना चाहिए कि जो कुछ सुनाई और दिखाई दे रहा है क्या वो वाकई ठीक है? उमर संजीदा हो गया था। मैंने यही किया है। उमर ने सर उठाकर उसे देखा।
चंद लम्हे उसे देखने के बाद वो बड़े अजीब से अंदाज में मुस्कुराया। और तुम्हारे इस गौर खोज ने तुम्हें ये बताया है कि एनजीओज वो आसमानी मुआवजा हैं जो इस मुल्क में बहुत पहले हो जाना चाहिए था। अलीसा को उसके लहजे में छुपा तमस्खुर बुरा लगा था। मैंने ये नहीं कहा कि एनजीओज कोई आसमानी मुआवजा हैं। मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि उस इलाके के लोग एनजीओज पर एतमाद करते हैं क्योंकि वो महसूस करते हैं कि ये लोग उनके इलाके में तब्दीलियां ला रहे हैं और उनके काम कर रहे हैं। किन लोगों की बात कर रही हो तुम? उसका लहजा एकदम सर्द हो गया था। उन लोगों की जिनके पास तालीम और शऊर नाम की कोई चीज नहीं है। सहूलियात और जहनियत के एतबार से इस मुल्क की सबसे पसमानदा क्लास जो देहात में बसती है, जिसकी सोच गुलामाना थी, है और रहेगी, जिन पर पहले नवाब और महाराजा हुकूमत करते थे, फिर जागीरदार और रईस और अब एनजीओज। और तुम्हारा ख्याल है कि सब कुछ बदल गया है। कल तक गालियां और धक्कों को मेहरबानी समझकर मुस्कुराने वाले लोग इतने बाशऊर हो गए कि उनमें अच्छे और बुरे की पहचान आ गई है। उन लोगों में शऊर आ रहा है। वहाँ तालीम का रेशो भी ज्यादा हो रहा है। अलीसा ने धीमे लहजे में कहा। तालीम और शऊर का आपस में कोई ताल्लुक नहीं होता अलीसा बीबी। अगर ऐसा होता तो आज तक किसी तालीम याफ्ता शख्स ने कोई जुर्म ना किया होता। उसका लहजा भी खुरदुरा था। मगर वहाँ के लोग वाकई बदल रहे हैं। अगर एनजीओज ये दावा करती हैं कि उन्होंने वहाँ इस्लाहात की हैं तो वो गलत नहीं कहती। वहाँ लोग वाकई एक बदले हुए माहौल में जिंदगी गुजार रहे हैं और वहाँ के लोग एनजीओज के बारे में बहुत अच्छी राय रखते हैं। अलीसा ने अपनी बात पर जोर देते हुए कहा। उमर इस्तज़ाहिया अंदाज में हंसा। वहाँ के लोग तो गैरत के नाम पर होने वाले कत्ल के बारे में भी बहुत अच्छी राय रखते हैं। फिर क्या तुम ये सोचना शुरू कर दोगी कि ये भी ठीक होता है? अलीसा कुछ देर बात नहीं कर सकी। बेहतर होता तुम एनजीओ से कहकर वहाँ के थानों का रिकॉर्ड भी चेक कर लेती। गुजरावाला, सियालकोट, डस्का और इर्द गिर्द का इलाका खानदानी दुश्मनियों के लिए भी खासा मशहूर है और ये नस्ल दर नस्ल चली आती हैं तब तक जब तक मुखालिफ का पूरा खानदान ना खत्म हो जाए। और ये लोग एक दो कत्ल नहीं करते, ये 6-6, 7-7 लोगों को इकट्ठा मरवा देते हैं और कोई महीना ऐसा नहीं होता जब उस इलाके में ऐसा कोई वाकया ना हो। अब बकौल आपकी अगर एनजीओज ने वाकई उन लोगों की सोच में तब्दीली कर दी है तो सबसे पहले तो उन लोगों के रवैयों में तब्दीली होनी चाहिए। वो अब सलाद खा रहा था। अलीजा उसकी बातों पर खिफत महसूस कर रही थी। जो लोग एक गाय भैंस चुराए जाने पर मुखालिफ के घर की औरत उठा लेते हैं, रात को खेतों की रखवाली करने वाले कुत्ते के मारे जाने पर मुखालिफ की तैयार फसलों को आग लगा देते हैं, खेत का पानी रोके जाने पर किसी को भी कत्ल करना जायज समझते हैं, ऐसे लोगों की एनजीओज के बारे में अच्छी राय किस हद तक काबिल एतबार हो सकती है या उसे कितनी अहमियत देनी चाहिए, ये काफी काबिल गौर है। हर तब्दीली लाने में वक्त लगता है, एनजीओज को भी वक्त लगेगा, मगर ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी। अलीसा की राय अभी भी तब्दील नहीं हुई थी और ऐसा कभी नहीं होगा। कम से कम एनजीओज ये काम नहीं कर पाएंगी क्योंकि वो ये काम करने नहीं आई हैं। उमर का लहजा बहुत मुस्तहकम था। हो सकता है एनजीओज में कुछ लोग खराब हों या कह लेते हैं कि चंद एनजीओज खराब हों, मगर सब एनजीओज तो इस तरह की नहीं है। कोई भी परफेक्ट नहीं होता, एनजीओज भी नहीं हो सकती। मुझे हैरत होती है कि हम उन्हें परफेक्ट देखना क्यों चाहते हैं। वो इस बार कुछ जिच होकर बोली। इसलिए कि वो तब्दीली लाने के दावे करती हैं। उमर का इत्मीनान बरकरार था। आप एनजीओज के इतने खिलाफ क्यों हैं? इस बार अलीसा ने कुछ नाराजी से उससे पूछा। तुमसे किसने कहा कि मैं एनजीओज के खिलाफ हूँ? उमर ने उतनी ही बेसाख्तगी और सुकून से कहा। अलीसा हैरान हुई। क्या मतलब? ये सब कुछ जो आप कह रहे हैं ये क्या है? हकाइक? वो अब भी उसी तरह मुस्कुरा रहा था। अच्छा, फर्ज करें अगर यही हकाइक है तो ये सब कुछ जानने के बाद आप एनजीओज के खिलाफ नहीं हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अलीसा मुंह खोले बेयकीनी से उसे देखती रही। मेज की दूसरी तरफ बैठे हुए शख्स को समझना इस वक्त दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। ये क्या बात हुई? इसका मतलब है कि आप एनजीओज को पसंद करते हैं। वो उलझ गई। मैंने ये भी नहीं कहा। ना आप एनजीओज को पसंद करते हैं, ना आप उन्हें नापसंद करते हैं, मगर आप उनके बारे में अच्छी राय भी नहीं रखते। ये क्या तजाद है? उमर ने उसके लहजे में झलकने वाली खफगी को नजरअंदाज करते हुए अपनी प्लेट में एक कबाब निकाल लिया। है तो? उसने कमाल बेनियाजी से कबाब खाते हुए कहा। अलीजा एक बार फिर उसे देखने लगी। आप पुलिस सर्विस ज्वाइन कर रहे हैं। फर्ज करें कि आपके इलाके में कोई एनजीओ काम कर रही होगी, तो आप क्या करेंगे?
کچھ بھی نہیں. اور اگر اس NGO نے اس علاقے میں پولیس کی طرف سے ہونے والی زیادتیوں کے خلاف کام کرنا شروع کر دیا تو پھر آپ کیا کریں گے؟ میں اس علاقے سے اسے اٹھا کر باہر پھینک دوں گا. اس نے بے تاثر چہرے اور آواز کے ساتھ کہا اور پانی کا گلاس اٹھا لیا. الیسا بے یقینی سے اس کا چہرہ دیکھتی رہی، اس کے باوجود کہ وہ ایک صحیح کام کر رہے ہوں گے. الیسا، اس کیکٹس کو دیکھو. عمر نے پانی کا گلاس رکھتے ہی ڈائننگ ٹیبل سے کچھ فاصلے پر ایک کونے میں پڑے ہوئے کیکٹس کی طرف اشارہ کیا. فرض کرو میں بازار میں ایک پودا خریدنے جاتا ہوں اور وہاں صرف یہی ایک پودا ہے اور کوئی پودا نہیں ہے. میں نہ اس کے نام کو جانتا ہوں، نہ مجھے یہ پتا ہے کہ یہ پھولدار ہے یا نہیں، یا کتنا عرصہ چل سکتا ہے، مگر مجھے ایک پودے کی ضرورت ہے تو میں اسے خرید لاؤں گا، پھر اسے یہاں ڈائننگ روم میں رکھ دوں گا، یہ جاننے کے باوجود کہ اس پر کانٹے ہیں. یہ یہاں پر اس وقت تک پڑا رہے گا جب تک اس کے کانٹے میرے لیے کسی تکلیف کا باعث نہیں بنتے. جس دن اس کے کانٹوں سے کسی کو زخم لگا یا کسی کے کپڑے پھٹے، اس دن اس کیکٹس کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے گا. میں ہوں یا تم، ہر ایک یہی کرے گا. کوئی بھی دوبارہ زخم لگنے یا کپڑے پھٹنے کا انتظار نہیں کرے گا. وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے کہہ رہا تھا، مگر میں کبھی کیکٹس نہیں ہٹاؤں گی، میں اس کے کانٹے ختم کر دوں گی. وہ بے اختیار اس کی بات پر مسکرایا. But I always play safe. میں کانٹوں کے دوبارہ اگنے کا رسک نہیں لے سکتا، صرف اس لیے کہ آپ کے اپنے ہاتھ زخمی ہوں گے، کپڑے پھٹیں گے، ہے نا؟ آپ جو NGOs کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں وہ صرف اسی لیے ہیں کیونکہ شاید اس کلاس کو ان NGOs سے خطرہ ہے جس سے آپ تعلق رکھتے ہیں. عمر اس کی بات پر چونکا. تمہارا اشارہ کس کلاس کی طرف ہے؟ بیوروکریسی کی طرف یا ایلیٹ کلاس کی طرف؟ دونوں کی طرف. اس کی آواز مدھم تھی. عمر مسکرایا. تم بھی اس کلاس کا حصہ ہو. بیوروکریٹ نہ صحیح، ایلیٹ تو ہو. ہاں حصہ ہوں، مگر اچھی چیز کو اچھا کہوں گی، برا نہیں کہوں گی، چاہے وہ میرے لیے نقصان دہ ہی کیوں نہ ہو. تمہارا خیال ہے کہ NGOs بیوروکریسی یا ایلیٹ کلاس کو کوئی نقصان پہنچا رہی ہیں یا آئندہ کبھی پہنچا سکتی ہیں؟ ہاں ایسا ہی ہے. یہ اس طبقے کے مفادات کے لیے کام کر رہی ہیں جنہیں ہماری وجہ سے بہت پرابلمز کا سامنا ہے. آپ اگر ایسا سوچ رہی ہیں تو ایک بار پھر غلط سوچ رہی ہیں. کوئی NGOs بیوروکریسی کو نقصان پہنچا سکی ہیں، نہ ایلیٹ کلاس کو، کیونکہ ہر NGO ایلیٹ کلاس ہی بناتی ہے. بڑے بڑے بیوروکریٹس کی بیگمات، سیاست دانوں کی بیویاں، صنعت کاروں کی بیویاں. کیا تم نے کبھی کوئی ایسی NGO دیکھی ہے جسے لوئر مڈل کلاس کا کوئی مرد یا عورت چلا رہا ہو؟ یا کسی اسکول کا ٹیچر، کسی کسان کی بیوی، کوئی مزدور، اس کی بیوی؟ نہیں، تم ایسا کبھی نہیں دیکھو گی. اور تمہارا خیال ہے کہ بیوروکریٹس کی بیویاں بیوروکریسی کے خلاف کام کریں گی؟ صنعت کاروں کی بیویاں انڈسٹریلسٹ کلاس کے مفادات کے خلاف کام کریں گی، اور سیاست دانوں کی بیویاں اپنے شوہروں کی دھاندلیوں کے خلاف لوئر مڈل کلاس کو اکسا کر انقلاب لے آئیں گی. بہت بچکانہ سوچ ہے تمہاری. تمہیں بہت کچھ سیکھنا ہے ابھی. وہ جیسے اپنی باتوں سے خود ہی محظوظ ہو رہا تھا. میں تو خوفزدہ نہیں ہوں کسی NGO سے، بلکہ اگر میں نے کبھی شادی کی تو میں بھی اپنی بیوی سے کہوں گا کہ وہ ایک NGO بنائے. ہم بھی کچھ گرانٹس وغیرہ لے کر کہیں پلازے وغیرہ بنائیں گے، فری میں باہر سیمینارز میں جا کر پیپرز پڑھے جائیں گے، شہرت ملے گی، دولت بڑھے گی، اثر و رسوخ بڑھے گا، سیر و تفریح کے موقع ملتے رہیں گے. پھر کل کو بچوں کی بیرون ملک تعلیم کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، وہ بھی عیش کریں گے. عمر کی سنجیدگی یک دم ختم ہو گئی تھی. اب وہ جیسے الیسا کو چڑھا رہا تھا. اور تم الیسا، تم بھی ٹھیک ہو جاؤ گی. اگر تمہاری شادی بھی کسی بیوروکریٹ سے ہوئی، پھر تم بھی ایسی کسی فراڈ NGO کی روح رواں ہوگی. ہر تیسرے دن پریس کانفرنس کر رہی ہوگی، سڑک پر جا کر جلوس بھی نکالا کرو گی، مختلف کازز کے لیے واکس ارینج کروایا کرو گی، بیرون ملک کے چکر پر چکر لگیں گے. اور پھر اگر کہیں 10 سال بعد یہیں اسی ٹیبل پر میری تم سے اور تمہارے شوہر سے ملاقات ہوگی تو تم اسٹائلش سی ساڑی پہنے، ڈائمنڈ سے لدی ہوئی، میری طرح منرل واٹر کی بوتل سے پانی پیتے ہوئے مجھے بتا رہی ہوگی کہ تمہاری NGO صاف پانی کی سپلائی کے لیے کس قدر محنت کر رہی ہے، اور تمہارا شوہر تمہاری باتوں سے مسکرا کر مجھے بتا رہا ہوگا کہ اسے تم جیسی ٹیلنٹڈ بیوی ملی ہے. کیوں گرانی؟ نان عمر کی بات پر مسکرائی تھی. الیسا کا چہرہ یکدم سرخ ہوا، پھر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. وہ یکدم اپنی کرسی سے کھڑی ہو گئی. ایسا کبھی نہیں ہوگا، اس نے بلند آواز میں کہا، اور پھر ایک چھپاکے کے ساتھ ڈائننگ روم سے نکل گئی.
उमर और नानो के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम गायब हो गई। अलीसा नाराज हो गई है, मैं देखता हूँ, उमर ने कुछ माजरत खाना अंदाज में नानो से कहा और डाइनिंग टेबल से उठ गया। उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक देते हुए वो कुछ शर्मिंदगी महसूस कर रहा था। उसे अंदाजा नहीं था कि वो इतनी छोटी सी बात पर इस तरह रोना शुरू कर देगी। दरवाजे पर एक बार दस्तक देने के बाद दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। वो दोनों हाथों से चेहरा छुपाए सोफे पर बैठी हुई थी। दरवाज़ा खुलने पर उसने हाथ हटाकर देखा था और उमर को देखते ही वो आग बगोला हो गई। अब आप यहाँ क्यों आए हैं? गालों पर बहते आंसुओं और सुर्ख चेहरे के साथ उसने उमर से पूछा। कम ऑन अलीसा, मैं मजाक कर रहा था। उमर ने दरवाज़ा बंद करते हुए जैसे उसे बहलाते हुए कहा। आपके लिए हर चीज़ मजाक क्यों है? उमर ने उसे पहली बार उस मूड में देखा था। और मेरी हर बात ही मजाक क्यों है? आप मुझे क्या समझते हैं? यार इतना गुस्सा? उमर ने मुस्कुराते हुए उसे ठंडा करने की कोशिश की। आपको मेरा मजाक उड़ाने का क्या हक पहुंचता है? वो उसकी कोशिश से मुतासिर नहीं हुई। आपको अपने अलावा दूसरों की हर बात मजाक लगती है। क्या आप ये पसंद करेंगे कि मैं भी मजाक में आपके बारे में ऐसी बातें करूं जैसे आप करते हैं? वो तेज आवाज में रोते हुए कह रही थी। मैं एक्सक्यूज करता हूँ, मैंने जो भी कहा गलत कहा। मैं एक्सक्यूज करने ही यहाँ आया हूँ। उमर ने एकदम दोनों हाथ उठाकर उससे कहा। वो अब भी बोलती रही। आप मुझसे कहते हैं कि मैं अपनी सेंस ऑफ जजमेंट इस्तेमाल करके अपनी राय बनाऊं, और जब मैं ऐसा करती हूँ तो आप मुझ पर हंसते हैं, मेरा मजाक उड़ाते हैं। आपके नजदीक दुनिया में आपके अलावा कोई दूसरा सही राय रखने के काबिल ही नहीं है। अलीसा, मैंने ऐसा नहीं कहा। मैं तुम्हें हर्ट करना नहीं चाहता था। मैंने बगैर सोचे समझे ही एक बात कही। उमर बिल्कुल मुदाफियाना रवैया इख्तियार किए हुए था, मगर अलीसा उसकी बात सुने बगैर बोल रही थी। मैंने एनजीओज के बारे में जो कुछ कहा ठीक कहा। मैंने जो देखा, जो महसूस किया वही बताया। मैंने आपकी राय का मजाक नहीं उड़ाया। मैंने आपकी हर बात सुनी, मगर आप मेरी बातों का मजाक उड़ा रहे हैं। आप मुझे क्या समझते हैं? इडियट! उमर के चेहरे से अब मुस्कुराहट बिल्कुल गायब हो चुकी थी। आपको लगता है दुनिया में आपके अलावा और कोई जीनियस नहीं है। मैंने ऐसा नहीं कहा। आपको लगता है कि आपके अलावा किसी के पास सेंस ऑफ जजमेंट है ही नहीं। तुम इस वक्त गुस्से में हो, तुम्हें पता नहीं तुम क्या कह रही हो। मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। उमर एकदम पलट गया, मगर अलीसा बिजली की रफ्तार से उसके रास्ते में आ गई। नहीं, आप मेरी बात सुने, उसके बाद जाएं। मेरी एक छोटी सी बात पर इतना मुश्तैल होने की जरूरत नहीं थी। उमर ने संजीदगी से कहा। मुझे आपकी किसी बात पर मुश्तैल नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको हर बात कहने का हक है, लेकिन मुझे कुछ भी कहने का हक नहीं है। तुम बहुत कुछ कह रही हो अलीसा, और मैं सुन भी रहा हूँ। उसके बावजूद कि तुम्हारा रवैया बहुत इंसल्टिंग है। मैंने आपसे क्या कहा है? मैंने तो कुछ भी नहीं कहा। जो कुछ आप मुझसे कह चुके हैं उसके सामने तो ये कुछ भी नहीं है। वो अब भी उसी तरह बरहम थी। मैं अपनी बात के लिए एक्सक्यूज कर चुका हूँ। आप हमेशा यही करते हैं, इंसल्ट करते हैं, फिर इंसल्ट करते हैं, और ऐसा बार बार करते रहते हैं। अलीसा, तुम गलत कह रही हो। उमर हत्तुल इम्कान अपने लहजे को नॉर्मल रख रहा था। मैं गलत नहीं कह रही। आपने उस दिन भी मेरी इंसल्ट की थी जब अंकल जहांगीर के साथ आपका झगड़ा हुआ। उमर के चेहरे के तासुरात यकदम तब्दील हो गए। वो तुम्हारी गलती थी। तुम मेरे कमरे में इस तरह क्यों आई थी? उसने सर्द आवाज में अलीसा से कहा। नहीं, आपको इस बात पर गुस्सा नहीं आया कि मैं आपके कमरे में इस तरह क्यों आई थी। आपको गुस्सा इस बात पर आया था कि मैं ये बात जान गई हूँ कि आप ड्रिंक करते हैं। तुम्हें ये पता चल गया तो क्या फर्क पड़ता है? और तुम हो कौन जिसको ये पता चलने से मुझे कोई फिक्र होगी? उसकी आवाज में अब तलखी थी। मैंने नानो को नहीं बताया कि आप ड्रिंक करते हैं। अगर मैं नानो को बता देती तो उमर उसकी बात पर एकदम भड़क उठा। तो फिर क्या होता? वो मुझे शूट कर देती या इस घर से निकाल देती। तुम जिसको चाहो बताओ, मुझे कोई परवाह नहीं। इस घर का कौन सा मर्द शराब नहीं पीता? वो खुद ग्रैंडपा को ड्रिंक करते देखती रहती हैं। वो किस मुंह से मुझसे इस बारे में बात कर सकती हैं? अलीसा जैसे रोना भूल गई। आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की बात करते हुए। माइंड योर लैंग्वेज अलीसा, तुम काफी बकवास कर चुकी हो और मैं सुन चुका हूँ। अब अपना मुंह बंद कर लो तो बेहतर है। मुझे आपसे नफरत है। आप दुनिया के सबसे गंदे और बदतमीज आदमी हैं। वो बुलंद आवाज में चिल्लाई। जवाबन उमर ने उसके चेहरे पर जन्नाटेदार थप्पड़ मारा था। अलीसा गाल पर हाथ रखे बिल्कुल साकित रह गई थी। दुनिया में आखिरी चीज जो वो किसी से तवक्को कर सकती थी वो उमर का खुद पर हाथ उठाना था। वो पलकें झपके बगैर बेयकीनी के आलम में उसका चेहरा देखती रही।
مجھے اپنے بارے میں کسی شخص کے تبصرے کی ضرورت نہیں ہے، اس نے انگلی اٹھا کر کہا، اور پھر وہ تیز قدموں کے ساتھ رکے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ امر بیل باب 30۔ اس واقعے کے اگلے ایک ہفتے تک ان دونوں کے درمیان کوئی گفتگو نہیں ہوئی۔ عمر نے اس بار معذرت کرنے کی کوشش نہیں کی تھی، اور اس بات نے علیزہ کی رنجیدگی اور غصے میں کچھ اور اضافہ کیا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہمیشہ عمر کو چھوٹی سے چھوٹی بات پر بھی فوراً معذرت کرتے دیکھا تھا، اور وہ اس بات کی اتنی عادی ہو چکی تھی کہ اس بار پہلے کی طرح اس سے معذرت نہ کرنے پر وہ جیسے شاکڈ ہو گئی تھی۔ اس نے نانو کو عمر کے اس طرح ہاتھ اٹھانے کے بارے میں نہیں بتایا تھا۔ اس کے لیے وہ اتنی توہین آمیز بات تھی کہ وہ کسی سے اس کے بارے میں ذکر کر ہی نہیں سکتی تھی۔ نانو نے دونوں کے درمیان موجود کشیدگی کو محسوس کر لیا تھا، کیونکہ ڈائننگ ٹیبل پر پہلے کی طرح دونوں کے درمیان ہونے والی گفتگو کا سلسلہ بند ہو چکا تھا۔ دونوں اپنے اپنے وقت پر آتے، خاموشی سے کھانا کھاتے اور اٹھ کر چلے جاتے۔ نانو ان کے درمیان اس بے اعتنائی کو اس دن کے عمر کے تبصرے کا نتیجہ سمجھ کر صلح صفائی کروانے کی کوشش میں لگی رہی تھی۔ انہوں نے دونوں کو علیحدگی میں اور ڈائننگ ٹیبل پر کھانا کھانے کے دوران بھی سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ بری طرح ناکام رہی تھی۔ علیزہ اگر ناراضگی دور کرنے کی بات پر مشتعل ہو جاتی تھی تو عمر سرے سے اس موضوع پر بات کرنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ وہ ہر بار بات شروع کرنے پر بڑی سختی سے نانو کو روک دیتا۔ اگر آپ اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کریں گی تو میں یہاں سے اٹھ کر چلا جاؤں گا، وہ تلخی سے کہتا، اور نانو خاموش ہو جاتی۔ عمر ان دنوں باہر سے آنے والے اپنے سامان کو انیکسی میں رکھوانے میں مصروف تھا۔ نانو کے بہت بار کہنے کے باوجود بھی علیزہ نے اس کی مدد کرنے کی کوشش نہیں کی۔ 2-3 دن وہ وقفوں سے کارگو سے آنے والے اپنے سامان کو انیکسی کے کمروں میں رکھواتا رہا۔ علیزہ دن میں کئی بار اسے انیکسی کی طرف آتے جاتے دیکھتی رہی۔ وہ ان دنوں یکدم جیسے بہت مطمئن نظر آ رہا تھا، اور علیزہ کے لیے یہ خبر تکلیف دہ تھی۔ اس کا خیال تھا کہ وہ اگر اس سے معذرت نہیں بھی کرتا تب بھی اپنی حرکت پر پشیمان ضرور ہوگا، مگر عمر جہانگیر کے رویے میں ایسی کوئی بات نہیں تھی جس سے علیزہ کو یہ لگتا کہ وہ اپنی اس حرکت کی وجہ سے پریشان ہے۔ زندگی میں پہلی بار وہ عمر جہانگیر کے رویے سے حقیقی طور پر ہرٹ ہوئی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اس نے عمر اور اپنے تعلق کو ایک نئی نظر سے دیکھنا شروع کیا تھا۔ پچھلے 5 سال سے اس کی زندگی میں عمر کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ اس سے مستقل رابطہ نہ ہونے کے باوجود علیزہ کے لیے دنیا میں عمر سے زیادہ اہم کوئی نہیں تھا۔ اس نے پچھلے 5 سالوں کو اس طرح ہی گزارنے کی کوشش کی تھی جس طرح عمر کی خواہش تھی۔ عمر جس چیز کو ناپسند کرتا وہ لاشعوری طور پر اس چیز سے کترانے لگتی۔ عمر جس چیز کو پسند کرتا وہ بھی اس چیز کے عشق میں گرفتار ہو جاتی۔ وہ جیسے عمر کے پیروکاروں میں سے تھی، آنکھیں بند کر کے سب کچھ کر گزرنے والوں میں سے، جو اس سے کہا جاتا اور اسے اس چیز پر رتی بھر بھی ملال محسوس نہ ہوتا۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عمر اس سے خوش تھا۔ پہلی بار اس نے عمر کی کسی بات سے اختلاف کیا تھا، اور پہلی بار ہی عمر کا رویہ۔ کیا یہ شخص کسی دوسرے میں سینس آف ججمنٹ ڈیولپ کر سکتا ہے؟ انکل جہانگیر پر تنقید کرتے کرتے کیا یہ خود ویسا نہیں ہو گیا؟ وہ اب انتہا پر جا کر سوچ رہی تھی۔ میرے لیے ہمیشہ سب سے اہم رہنے والے شخص کی زندگی اور نظر میں خود میری کیا اہمیت اور حیثیت ہے؟ اس کی نظر میں علیزہ سکندر کی کیا اوقات ہے؟ ایک اممیچور لڑکی جس کی ہر خوبی، ہر خامی سے وہ اچھی طرح واقف ہے، یا پھر اس کی انگلی پکڑ کر چلنے والی لڑکی جس کی اپنی کوئی شخصیت سرے سے ہے ہی نہیں؟ اور میں علیزہ سکندر آخر کب تک عمر کی چھتری کے سائے میں پھلنے پھولنے کی کوشش کرتی رہوں گی؟ اور اس شخص کا سایہ کتنا بھی آرام دہ کیوں نہ ہو، مگر وہ میرے وجود کو کبھی بھی اپنے قد تک آنے نہیں دے گا۔ اس کے ذہن میں ان دنوں ان سوالوں کے علاوہ اور کوئی سوچ نہیں آتی تھی۔ میں پچھلے 5 سالوں سے کیا کرنے کی کوشش کر رہی ہوں؟ اپنے آپ کو صرف عمر جہانگیر کے لیے قابل قبول بنانے کی کوشش کرنے کے علاوہ میں اپنی زندگی میں کیا کر رہی ہوں؟ کیا عمر جہانگیر کی ہمدردی اور طرز کی بھیک نے مجھے اتنا کمزور کر دیا ہے کہ اب میں اپنی زندگی کو عمر جہانگیر کے بغیر سوچنے کے قابل نہیں رہی؟ اور خود اس شخص کے دل میں میرے لیے طرز یا ہمدردی سے زیادہ کیا اور کچھ ہے، یا کبھی تھا، یا کبھی ہوگا؟ اور میں کیا ساری زندگی عمر جہانگیر کی انگلی پکڑ کر چلتی رہوں گی؟ اس کی نظروں سے دنیا کو دیکھتی رہوں گی،
अलीसा सिकंदर क्या है? क्या ये पूछने की कोशिश नहीं करूंगी? अलीसा सिकंदर क्या कर सकती है? क्या ये दरियाफ्त करने की कोशिश नहीं करूंगी? 22 साल की उम्र में कम से कम अब तो मुझे अपनी तरजीहात का पता होना चाहिए। मुझे अब तो उमर जहांगीर की मिदार से निकल आना चाहिए। उसने मेरी जिंदगी के बहुत से मुश्किल लम्हात में मेरा साथ दिया है, मगर पिछले 5 सालों में ये काम मैंने भी तो किया है, बल्कि शायद उमर जहांगीर से बढ़कर। ये कुछ लो और कुछ दो था और ये सिलसिला अब खत्म हो जाना चाहिए। कम से कम अब उमर जहांगीर के पास मेरे लिए तरस और हमदर्दी भी नहीं रही। वो अपने लिए जिंदगी का एक नया रास्ता मुंतखब करने की कोशिश कर रही थी, ऐसा रास्ता जहाँ कहीं भी उसका सामना उमर जहांगीर से हो, ना ही वो उसके रास्ते की रुकावट बने। अगले चंद हफ्तों के बाद उमर सहाला चला गया था। जाने से पहले भी उसने अलीसा से कोई बात करने की कोशिश नहीं की थी, ना ही उसे खुदा हाफिज कहने आया था। बस खामोशी से चंद दिन अपना सामान पैक करता रहा और फिर एक दिन यूनिवर्सिटी से वापसी पर उसे उसकी रवानगी की इत्तला मिल गई थी। अलीसा ने किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था, मगर पिछले 5 सालों में पहली बार उसे उमर के चले जाने की खुशी हुई थी। उससे खाने की मेज पर होने वाला सामना उसकी टेंशन और डिप्रेशन में इजाफा कर देता था और बहुत दिनों के बाद पहली बार वो खुद को आजाद महसूस कर रही थी। उसके बरक्स नानो उमर के जाने पर बहुत उदास थी। उमर से उनकी अटैचमेंट अलीसा के बाद खानदान के सारे बच्चों से ज्यादा थी और उमर का आना जाना हमेशा ही उनके लिए बहुत अहमियत रखता था। अलीसा को अगले चंद दिनों नानो की जुबान से बार बार उमर का जिक्र सुनकर कोई हैरत नहीं हुई। हर बार उसके जाने पर वो ऐसे ही करती थी, मगर नानो को इस बार हैरत हुई थी जब अलीसा ने उसके जाने पर किसी रद्द अमल का इजहार नहीं किया था।